थर्ड 10 मिनट डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि NRHM घोटाले में लिप्त माने जा रहे डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के मामले में आवश्यकता से अधिक देरी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया कि वह इस संदर्भ में जल्द ही फैसला लेगी। मुकदमा चलाने की अनुमति देने के संदर्भ में फैसला लेने के लिए राज्य सरकार जिस तरह उच्च न्यायालय द्वारा जवाब तलब करने के बाद राजी हुई, उससे तो यही लगता है कि यदि अदालत का दबाव नहीं होता तो 34 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की CBI की अर्जी की अनदेखी क्यों करती रही। CBI ने करीब 3 माह पहले ही इस आशय की अर्जी दी थी कि वह 34 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती है। इस अर्जी पर कोई ध्यान ना दिए जाने तथा इस संदर्भ में उठे सवालों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी सामने ना आने के कारण आम जनता के मन में राज्य सरकार के इरादों पर कुल मिलाकर संदेह ही उत्पन्न हुआ। पैरा चेंज। संदेह का एक बड़ा कारण यह भी है कि NRHM घोटाले के मुख्य अभियुक्त माने जा रहे IAS अधिकारी प्रदीप शुक्ला को जेल में रहने के बावजूद तब तक निलंबित नहीं किया गया जब तक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर दबाव नहीं बनाया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विगत दिवस खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहा कि NRHM घोटाले में कुछ निर्दोष लोग भी फंस गए हैं। उन्होंने CBI की इस बात के लिए खिंचाई भी की कि सब कुछ उपलब्ध होने और सारे तकनीकी संसाधनों से लैस होने के बावजूद यह जांच एजेंसी घोटाला छिपाने के लिए हुई हत्याओं की तह तक नहीं पहुंच सकी। हो सकता है कि CBI अपना काम सही तरह से ना कर सकी हो, लेकिन यह भी सही है कि खुद राज्य सरकार भी इस घोटाले में लिप्त लोगों को कानून के घेरे में लाने के लिए पर्याप्त सक्रियता बरतती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस कथन से शायद ही कोई उत्साहित हो कि केंद्र सरकार न्यायिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह इस तरह के बयान संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल से देते चले आ रहे हैं और नतीजा करीब करीब ढाक के 3 पात वाला है। कम से कम प्रधानमंत्री को तो ऐसे बयान देने से बचना ही चाहिए जो कथनी करनी में अंतर को कहीं स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हों। इससे इनकार नहीं कि न्याय प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर पहल हो रही है और कई विधेयक भी प्रस्तावित हैं,
लेकिन फिलहाल यह कहना कठिन है कि न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों की तरह से न्यायिक क्षेत्र में भी सुधारों की गति बेहद धीमी है। यही कारण है कि आम आदमी को समय पर न्याय मिलने में अभी भी तमाम बाधाएं बरकरार हैं। इन बाधाओं का एक बड़ा कारण प्रशासनिक तंत्र में अपेक्षित सुधार ना किया जाना भी है। केंद्रीय सत्ता इससे अनजान नहीं हो सकती कि एक बड़ी संख्या में लोग अदालतों का दरवाज़ा इसलिए खटखटाने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वे शासन अथवा प्रशासन के किसी फैसले से आजिज आ चुके होते हैं। स्पष्ट है कि न्याय प्रणाली में सुधार के साथ ही प्रशासनिक प्रणाली में भी सुधार किए जाने चाहिए। यदि शासन और प्रशासन का कामकाज आम आदमी को संतुष्ट करने वाला हो तो फिर लोग अदालतों में क्यों दस्तक देंगे। यह समझना कठिन है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें धूल क्यों खा रही हैं। केंद्रीय सत्ता के नीति नियामक इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि अनेक बार न्यायपालिका को उन मामलों में दखल देना पड़ता है जो मूलतः शासन के दायरे में आते हैं। जब भी ऐसा होता है तब न्यायिक सक्रियता का सवाल उभर आता है। सरकारों को न्यायिक सक्रियता से परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें यह भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वे अपने हिस्से का काम करने से इनकार करें और फिर भी न्यायपालिका दखल देने से बचे। कोई भी क्षेत्र हो उसमें निर्वात नहीं हो सकता। खाली जगह को कोई ना कोई भरने की कोशिश करेगा ही। न्यायिक सक्रियता इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही हैं। विडंबना यह है कि न्यायिक सुधारों के मामले में भी विधायिका और कार्यपालिका तत्पर नहीं नजर आती। क्या यह किसी से छिपा नहीं है कि अंग्रेजों के ज़माने के ना जाने कितने कानून अभी भी प्रभावी हैं। आखिर इसका क्या औचित्य है कि अप्रासंगिक हो चुके कानून अभी भी अस्तित्व में बने रहें। इन कानूनों में परिवर्तन संशोधन में हीला हवाली के बीच प्रधानमंत्री का यह कहना वास्तविकता से दूर नज़र आता है कि वह न्यायिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यायिक सुधारों के मामले में यह भी एक सच्चाई है कि खुद न्यायपालिका को भी सक्रिय दिखने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक मुद्दों पर सरकार और न्यायपालिका में सहमति कायम ना होने के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। स्टॉप।